यूरोलॉजी बेसिकली कहा जाता है गुर्दा जिसको किडनी कहा जाता है, मसाना गुर्दे की नाली और प्रोस्टेट मर्दाना गदूद। किडनी से रिलेटेड जो भी गुर्दे से रिलेटेड इश्यूज होंगे इनको सर्जिकली ट्रीट करना है। लाइक इनकी सर्जरीज होंगी, ओपन सर्जरीज होती हैं, कट सर्जरीज होती हैं। जो हेपेटोलॉजी फिजिशियन होता है वो ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट बिल्कुल ऐसे। तो मतलब वो पेशेंट को, डोनर को, रेसिपिएंट को मेडिकली ग्राउंड्स पे, मेडिसिन ग्राउंड पे उनको प्रिपेयर करता है। अगर लेट सपोज किडनी का स्टोन है, उसका साइज 30 mm है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब उस किडनी से निकलना है, आगे जो किडनी से जो नाली होती है वो जो कि 18 से 22 सेंटीमीटर पेशेंट में वेरिएशन होती है, लेंथ में लंबी होती है, और 6 to 8 mm हार्डली उसका साइज होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयमन देखने वाले तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत आदाब। मुझे कहते हैं डॉक्टर शान आलम और मैदे जिगर आंतों के शोबे से मेरा ताल्लुक़ है। जैसे कि हमने पिछले एक प्रोग्राम में ये अनाउंसमेंट की थी कि हम हेल्थ अवेयरनेस के हवाले से आयमन के चैनल से, प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम्स का एक सिलसिला शुरू करेंगे अवामी आगाही और हेल्थ के इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। सो आज के प्रोग्राम इस सिलसिले की पहली कड़ी है और ये प्रोग्राम इसलिए भी ख़ास है कि क्योंकि इस पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो हेल्थ इश्यूज़ पे और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे जो मेहमान होंगे वो हेल्थ से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे जो अपने शोबे में महारत रखते हैं। हम उनको यहाँ पे इनवाइट करेंगे और उनसे उस शोबे के बारे में लोगों को आगाही देंगे और बीमारियों के बारे में और उनके तदारुक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस पहले प्रोग्राम को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इंशाल्लाह हम आइंदा भी गाहे बगाहे अपने मेहमानों के ज़रिए प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आयमन के इस प्लेटफॉर्म का कि उन्होंने ये हमें अपॉर्चुनिटी दी और हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए हमें अब मौका फराहम किया। आज के हमारे जो प्रोग्राम है के जो पहले मेहमान है जिनको मैंने आज दावत दी है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने शोबे के इंतहाई एक्सपर्ट, डेडिकेटेड और यंग कंसल्टेंट है और अब तक जब से गिलगित बल्तिस्तान में आए बहुत सारी उन्होंने अच्छी सर्जरीज़ की है, बहुत सारा इनका काम है और बहुत सारा क्रेडिट है इनका कि इन्होंने अपने शोबे में मुख्तलिफ मौक़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया है। और रिसेंटली उन्होंने एक गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में एक यूनिक अपने शोबे से मुतालिक एक सर्जरी भी की है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशंस करेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे लेके जाएँ, मैं सबसे पहले अपने आज के मेहमान का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक। बेसिकली यूरोलॉजिस्ट है, माहिर अमराज गुर्दा, मसाना और पथरी, इन बीमारियों को ये डील करते हैं और रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कि आपने टाइम निकाला और प्रोग्राम में आ गए। आपको सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग जो यूरोलॉजी के शोबे से वाकिफ़ नहीं हैं उनके इंट्रोडक्शन या मालूमात के लिए मुझे ये बताएं कि बेसिकली जो यूरोलॉजी की डोमेन है क्या, इसमें कौन सी बीमारियाँ हैं जिसको आप लोग डील करते हैं? जी डॉक्टर शान आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आईएमएन टीम का जिन्होंने एक तो ये बड़ा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म जो है मुतारफ़ करवाया जिसमें हेल्थ रिलेटेड अफेयर्स को डिस्कस भी किया जाएगा। बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और लोगों की अवेयरनेस के लिए जो आम हमारी जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है उनके लिए। दूसरा आपने पूछा यूरोलॉजी बेसिकली कहा जाता है गुर्दा जिसको किडनी कहा जाता है, मसाना गुर्दे की नाली और प्रोस्टेट मर्दाना गदूद। इनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होंगी उनको यूरोलॉजी की डोमेन में लाया जाता है। जैसे कि गुर्दे के पत्थर होते हैं, हमारे इधर होने की गिलगित में होने की सबसे बड़ी वजह ही यही है, हार्ड वाटर की वजह से स्टोन ज़्यादा बनते हैं। गुर्दे के इन्फेक्शंस हो गए, गुर्दे की नाली की पथरियाँ हो गई, मसाने की पथरियाँ हो गई। अच्छा, प्रोस्टेट मर्दाना गदूद जिसे कहा जाता है, एक सर्टेन एज के बाद ये नेचुरल प्रोग्रेशन है, प्रोस्टेट बढ़ता है जिसकी वजह से यूरिनरी सिम्टम्स, छोटे पेशाब से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। इसके साथ साथ फिर गुर्दे के कैंसर्स हो गए, प्रोस्टेट के कैंसर्स, मसाने के कैंसर्स। तो ये सारी डोमेन और इससे रिलेटेड जो सर्जिकल स्किल्स होती हैं वो सारी यूरोलॉजी में आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग तो डॉक्टर से तो हमें इस चीज़ का आइडिया होता है, आम पब्लिक या लोग ये समझते हैं कि ज़्यादातर की यूरोलॉजिस्ट और जो नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो चूँकि डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है,
अब बहुत सारे लोग आपके पास भी ओपीडी में आते होंगे, उनके मसाइल होते हैं नेफ्रोलॉजी के, वो फिर आपके पास आ जाते हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। ये ज़रा आप मोटा मोटा मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताएं कि नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट में बेसिकली डिफरेंस क्या है? जी अच्छा, इसमें आसान अल्फाजों में समझने का ये है कि जो यूरोलॉजिस्ट होता है ये बेसिकली किडनी मतलब गुर्दा, मसाना, गुर्दे की नाली, प्रोस्टेट का सर्जन होता है। ठीक। इसने किडनी से रिलेटेड जो भी गुर्दे से रिलेटेड इश्यूज होंगे इनको सर्जिकली ट्रीट करना है। लाइक इनकी सर्जरीज होंगी, ओपन सर्जरीज होती हैं, कट सर्जरीज होती हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। तो जो सर्जन होता है उसको यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो सर्जिकल डोमेन में फॉल करते हैं पेशेंट्स, उनको ट्रीट करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है जिसको आसान अल्फाजों में कहा जाता है गुर्दे मसाने का मेडिकल स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जो होता है, फिजिशियन जिसे कहते हैं। ठीक। तो वो जो इस ट्रैक से रिलेटेड जितनी भी किडनी की इनबॉर्न एरर्स होते हैं जिनको मेडिकली फिट किया जाता है, अगर किसी एक पेशेंट के पैदाइशी गुर्दे कमज़ोर होते हैं जो कि एक कंजेनिटल डिजीज़ है, तो ऐसे में उनकी इंटरवेंशन होती है, वो इंटरवीन करते हैं और वो जो है उनमें मेडिकेट करते हैं, नहीं हुआ लेटर ऑन डायलिसिस करते हैं। इन दोनों का एक साथ होना बड़ा ज़रूरी है लेटर ऑन स्टेजेस। लाइक एक पेशेंट है जिसके किडनीज फेल हो जाते हैं और वो एक कैंडिडेट है ट्रांसप्लांट का, किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि फिजिशियन वो होता है जो किडनी जो पेशेंट होता है उसको प्रिपेयर करता है। सेम लाइक जैसे हमारा गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हेपेटोलॉजी फिजिशियन होता है वो ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट बिल्कुल ऐसे। तो मतलब वो पेशेंट को, डोनर को, रेसिपिएंट को मेडिकली ग्राउंड्स पे, मेडिसिन ग्राउंड पे उनको प्रिपेयर करता है। सर्जन जो कि यूरोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, डोनर से किडनी को निकालेगा और रेसिपिएंट में फिट कर देगा। ये बेसिक जो है ना आप कह लें मोटे तौर पे इनकी ये डिफरेंस होता है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपका यहाँ पे आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया और माशाल्लाह आप काफ़ी मरीज़ आप देख चुके हैं, ये बताएं कि कौन सी कॉमन बीमारियाँ यूरोलॉजी से रिलेटेड जो आम पब्लिक फेस करती है, कन्फ्रंट करती है, आपका रोज़ाना जिनका साथ वास्ता पड़ता है ओपीडीज़ में या क्लिनिक्स में, कौन सी बीमारियाँ, कोई कॉमन बीमारियाँ हैं यूरोलॉजी की जो आप बताना पसंद करेंगी? जी बिल्कुल, यूरोलॉजी एक तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर 7 डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ को डील किया जाता है। तो गिलगित में जो मोस्ट कॉमनली डिजीज़ हैं, जो बीमारियां हैं, वो है स्टोन डिजीज़। ठीक है, गुर्दे के पत्थर, गुर्दे की नालियों के पत्थर, मसाने के पत्थर। अच्छा, उसके साथ अनफॉर्चुनेटली जो डील कर रहे हैं हम, गुर्दे के कैंसर गिलगित में ज़्यादा पाए जा रहे हैं। अच्छा। ओवरऑल भी उनकी रेशो 2% है। अगर यूरोलॉजी की डोमेन में देखा जाए तो दूसरा सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर किडनी का समझा जाता है, फर्स्ट प्रोस्टेट होता है। तो किडनी के कैंसर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर प्रोस्टेट एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, मेल फैक्टर है, मेल में होता है, पेशाब का गदूद जिसे, जी हाँ बिल्कुल, छोटे पेशाब का गदूद जिसे कहा जाता है। तो इसकी इनलार्जमेंट होती है जो कि एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, बढ़ जाता है, यूरिन के सिम्टम्स देता है, और ये तो होना ही होना है। हर मेल फैक्टर में ये किसी न किसी एज में जाके वो इनको इनकाउंटर करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये इस तरह की जो स्टोन डिजीज़ हो गए, कैंसर डिजीज़ हो गए, इन्फेक्शंस हो गई, ये चीज़ें जो है गिलगित में ज़्यादा फॉल करती हैं। अच्छा, अब एक जो इशू बहुत ज़्यादा हमें मतलब आम पब्लिक जिसका सामना करती है, गुर्दे के स्टोन्स, आपने कहा कि बहुत कॉमन है। अब इस स्टोन्स को लेके जो इलाज के पीछे हमारे लोग बड़े मिथ्स लेके फिर रहे हैं, ये एक बड़ा इशू है। मतलब इससे पहले जब यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं थे, ज़ाहिर लोग ज़्यादातर हकीमों की तरफ जाते थे और देसी दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल करते। बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट अब भी ऐसा है, वो ये सोच रहे हैं कि इनका इलाज जो है वो हकीमी दवाइयों से या इस तरह की चीज़ें यूज़ करने से हो जाती है। या बाज़ लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, इसको बहुत ज़्यादा पानी पीने से जी बाज़ दफ़ा स्टोन निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर वो डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन। इस बारे में आपके क्या ख्याल है कि ऐसे लोगों के जो जिनके स्टोन्स होते हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, एक तो ये बताएं क्या इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या कुछ हकीमी दवाइयों का भी इसमें रोल है? दूसरा मुझे ये बताएं कि इसके तदारुक के लिए जो स्टोन न बने उसके लिए क्या आप कोई ग़िज़ाई खुराक के हवाले से कोई आप सजेशंस देंगे, या क्या आप वैसे पब्लिकली क्या बताना पसंद करेंगे कि लोग इसको अडॉप्ट करें तो स्टोन्स बनने का जो सिस्टम प्रोसेस है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए? इसमें देखें डॉक्टर शान, आपको मैं बात बता दूं, ये जो स्टोन्स के बारे में कहा जाता है हकीमी दवाई लेते हैं, इससे पत्थरों का निकलता होता है, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी मेडिकेशंस हकीमी होती हैं, देसी होती हैं, इनका काम एक ही होता है, किडनी को ये मैक्सिमम
फोर्स करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाए। यूरिन बनाए। अगर लेट सपोज किडनी का स्टोन है, उसका साइज़ 30 mm है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है, अब उस किडनी से निकलना है, आगे जो किडनी से जो नाली होती है वो जो कि 18 से 22 सेंटीमीटर पेशेंट में वेरिएशन होती है, लेंथ में लंबी होती है, और 6 to 8 mm हार्डली उसका साइज़ होता है। ठीक है ना, ये बड़ी एक अच्छा सवाल आपने पूछा, ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी मैं समझता हूँ। तो 30 mm का पत्थर 6 mm की नाली से कैसे निकलेगा? कॉमन सेंस की बात है। हमारे इधर इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये जो हकीमी दवाइयाँ हो गई, अच्छा जो देसी दवाइयाँ होती हैं, इन दवाइयों का और जो इवन हमारी जो एलोपैथी की मेडिकेशंस होती हैं उनमें टू सम एक्सटेंट रोल समझा जा सकता है, बशर्ते देयर आर इंडिकेशंस कि स्टोन का साइज़ लेस देन 5 mm है और वो आके गुर्दे की नाली जिसको यूरेटर कहा जाता है वहाँ पे प्लग इन हुआ है, फंसा हुआ है वहाँ पे। तो अब वो ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं इनका काम होता है किडनी को मैक्सिमम डायूरीज करते हैं, ये फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाएं। ऑब्वियसली वो यूरिन ज़्यादा बनाएंगे तो आगे स्टोन को पुश मिलता है तो वो निकल जाता है। तो पहले ज़माने में होता था कि ये जितनी भी दवाइयाँ इनकी हेल्प ली जाती थी, रीज़न बीइंग के जो इतने छोटे से पत्थर के लिए बड़ी वास्ट एक्सटेंसिव कट सर्जरीज़ होती थी, कट सर्जरीज़। आजकल के ज़माने में ये टोटली एब्सोल्यूट हो गया है कि भाई उनको इस तरह की मेडिकेशंस पे डाला जाए। राइट नाउ 2022 तक की जो यूरोपियन इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं यूरोलॉजी की, उनमें ये कहा जाता है कि भाई जो स्टोन लेस जिस दिन यूरेटर में डायग्नोस हुआ, डे फर्स्ट पे उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाए। रीज़न बीइंग कि अब शिफ्ट हो गया ईरा ओपन सर्जरी से एंडोस्कोपिक सर्जरी में, विदाउट एनी बॉडी कट आपकी थ्रू आउट किडनी की सर्जरीज़, गुर्दे की नाली की सर्जरीज़ होती हैं, ब्लैडर की सर्जरीज़ होती हैं, प्रोस्टेट की सर्जरीज़, इवन ये जितनी भी ये हमारा ट्रैक फॉल करते हैं इसकी एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ होती हैं। और खुराक के हवाले से भी एक आप एडवाइस ज़रा लोगों को, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कौन सी खुराक से स्टोन्स बन सकते हैं जिसको अवॉइड किया जाए। इनमें सर जो समझने वाली बात है वो ये कि अगर स्टोन बनाने वाली कॉज को इस्टेब्लिश किया जाए तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट पे अच्छा फोकस कर सकते हैं कि भाई रादर स्टोन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, कुछ कंजेनिटल पैदाइशी फैक्टर्स होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि ये रूट मैप होती हैं स्टोन बनाने के लिए। एक पेशेंट है जिसकी फैमिली में रन कर रहा है स्टोन बनाना, तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डाइट है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी फैमिली में स्टोन्स बना रहे हैं, वो कंजेनिटली स्टोन्स बना रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस से रिलेटेड अगर आप जनरली पूछें कि स्टोन्स को किन चीज़ों से रोका जा सकता है, उसमें नंबर 1 आपने फ्लूइड इनटेक अच्छा करना है। पानी वगैरह ज़्यादा, पानी, लिक्विड ज़्यादा। लिक्विड, अब लिक्विड से मुराद क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर है। इससे मुराद नेस्ले के जूसेस नहीं है, बेवरेजेस नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं है, क्योंकि वो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब क्लियर फ्लूइड कितना लेना है? आइडियल रिकमेंडेड ग्राउंड्स पे जिसका स्टोन डायग्नोज होता है, अगर स्टोन मिल जाता है वो किस चीज़ का बना हुआ है, लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट का है, मोनोहाइड्रेट का है, यूरिक एसिड का है, सिस्टीन का है, तो हर एक के लिए फ्लूइड इनटेक की लिमिट डिफरेंट है। ठीक, अगर जनरली पूछा जाए तो 1.5 से 2 लीटर क्लियर फ्लूइड इनटेक इन 24 आवर्स रिकमेंडेड है, डेली का, ठीक है, 1.5 लीटर आप कह लें। दूसरी चीज़, और ये सर्दियों में भी इसकी यही, बिल्कुल ये इर्रिस्पेक्टिव है कि आप सर्दियों में फॉल कर रहे हैं या गर्मियों में फॉल कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली सॉल्ट इनटेक बड़ा ही हमारे गिलगित बल्तिस्तान में यूज़ होता है, नमक का इस्तेमाल, ठीक है, नमक का इस्तेमाल कम किया करना है, ठीक है, ठीक। प्रोटीनिशियस डाइट को कम करना है, जिसमें गोश्त, बड़ा गोश्त हो गया, ठीक है, दालें हो गई, ठीक है। ट्राउट फिश वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राउट फिश को आपने जो है ना, फिशों में ट्राउट, सब्जियों में पालक सब्जी। अगर आज की हमारे इस प्रोग्राम से मैं समझता हूँ अगर हमारी जो आवाम जो स्टोन बनाती है उनको ये चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि हमने ये 4-5 चीज़ों पे फोकस करना है, तो आई कैन बेट कि जो है ना लोगों के जो स्टोन्स बना रहे हैं उन पे जो है बड़ा अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त। अब आते हैं आपके, चूँकि आप नीचे रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, क्या वहाँ पे सिलसिला है? आप क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारी सर्जरीज आपने की है, इक्विपमेंट के हवाले से बताएं, और अभी तक जो काम हुआ है आप उससे सेटिस्फाई हैं, और किस लेवल का काम आप
समझ रहे हैं कि इस वक्त रीजनल हेडक्वार्टर के हमारे जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हो रहा है, आप क्या कहेंगे उस बारे में? इसमें डॉक्टर शाह आलम आपको बताता चलूँ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम बड़ा पीछे हैं स्पेशली यूरोलॉजी के मामले में। ऑब्वियसली चीज़ें गवर्नमेंट सेटअप में पाइपलाइन में हैं, लोग कंसर्न ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पेशेंट का बल्क ज़्यादा है। ठीक है, पहले ज़माने के ट्रेंड की तरह ओपन सर्जरीज़ को हमने लेस डाउन किया हुआ है, हम ज़्यादा फोकस्ड हैं कि जिसके हम ट्रेंड हैं एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ के, जितना मर्जी बड़ा स्टोन हो, जितना मर्जी बड़ा प्रोस्टेट हो, हम उसको एंडोस्कोपी के लिए निकालते हैं, हम क्लेम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। दुनिया अब जो है लेज़र, थूलियम लेज़र और यैग लेज़र, डायोड लेज़र पे चली गई है। हम अभी तक जो है प्रोस्टेट की एंडोस्कोपिक सर्जरी पे अटके हुए हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट सेटअप में चीज़ें पाइपलाइन में है, आ रही हैं। हाँ, अलबत्ता आप ओपन सर्जरीज़ की बात करें तो रिसेंटली आपको बताऊँ उस पर कि जो हमने कैंसर सर्जरी की थी, तो ओपन सर्जरीज़ जो है गिलगित में हो रही हैं, पहले भी होती रही हैं, अब हम भी कर रहे हैं। मतलब अभी काफ़ी गुंजाइश है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इक्विपमेंट के हवाले से और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से। रिसेंटली जो आपने एक सर्जरी की बड़ी यूनिक थी, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में, इससे पहले ज़ाहिर है XGB की हिस्ट्री में आपने कहा कि एक ट्यूमर था, गुर्दे का कैंसर था, उसको आपने ऑपरेट किया। ज़ाहिर है पहले हम कैंसर निकालते थे तो साथ गुर्दे को भी सिपेयर नहीं करते, तो आपने जो सर्जरी की उसको हम कहते हैं कि नेफ्रॉन सिपेयरिंग सर्जरी। ज़ाहिर ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये मुझे थोड़ा सा बताएं आम पब्लिक के लिए कि नेफ्रॉन सिपेयरिंग सर्जरी क्या है और आपने ट्यूमर की सर्जरी किस लेवल की और इससे पहले इस तरह की सर्जरी यहाँ पर हुई नहीं हुई, और इसकी जो आप आउटकम्स पेशेंट का अब सर्जरी के बाद क्या उसको बेनिफिट्स होंगे, उस पर ज़रा थोड़ी सी जी सर, ये वीक बिफोर जो है सर्जरी परफॉर्म हुई है। यंग लेडी थी, उनको लाइक राइट साइड के जो है ना फ्लैंक्स में उनको पेन हो रही थी ऑन एंड ऑफ, तो वो फॉल हुई थी मेरे पास सिर्फ पेन के साथ। उनका ख्याल था कि कोई मस्कुलर पेन है। लेटर ऑन उनके इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो गुर्दे का कैंसर जिसको कहा जाता है वो निकल आया। ठीक है। टू बी ऑन हर लक के जो है वो ट्यूमर जो था वो फैला हुआ नहीं था, उसने पूरे गुर्दे को पकड़ा नहीं था, लोकलाइज था। अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी के ट्यूमर्स लोकलाइज ही होते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो उसकी हमारी एक स्कोरिंग होती है जिसको कहते हैं रीनाल स्कोरिंग। उसके अकॉर्डिंगली हम किडनी ट्यूमर को देखते हैं कि भाई ये कितना कोई पोर्शन किडनी को इन्वॉल्व कर रहा है, थोड़ा बाहर है, कम है, उसकी जो सारी डायनामिक्स को देखा जाता है। फिर उसके बाद सारा वर्कअप करवाते हैं सर से पाँव तक, जो डिफरेंट स्टेजेस के भाई कहीं गया तो नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये कि शी वाज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी का कंसेप्ट जो है हमारे बिग सिटीज़ टर्शरी केयर सेटअप्स में ये सर्जरी परफॉर्म होती है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ओबियसली सर्जिकल टेक्निक, सर्जिकल एक्सपर्टीज़ बड़ी कम होती है। मैं अपने जो है मेंटोर्स हैं उनका मैं यहाँ पे बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पेशेंट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी के बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फाइन। तो उनकी जो है ना टीचिंग्स ही थी जिसकी वजह से हमने किडनी को स्पेयर किया, जो किडनी नॉर्मल हेल्दी था उसको स्पेयर किया। जो उसका ट्यूमर पार्ट था उसके ऑल अराउंड 1 सेंटीमीटर की डिमार्केशन करके ट्यूमर पार्ट को हमने निकाला। जो रेस्ट ऑफ द ट्यूमर बचता है उसकी प्रॉपर पेवनकारी करके उसको क्लोज किया गया। एंड इट वाज एन ह्यूज टास्क फॉर अस। अगर ये कि हमारी सर्जिकल टीम जो है इसमें हेल्प आउट ना करती हो तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो उसमें ये कि हमने जाके रीनल जो गुर्दे को सप्लाई करती है, मेन बड़ी शाहराग होती है, उनको बंद करना होता है टेम्परेरी फॉर अ पीरियड ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में हमने पूरा प्रोसीजर वाइंड अप करना होता है, ट्यूमर को निकाल के दोबारा बंद करना होता है। तो ये एक बड़ी टेक्निकली डिफ़िकल्ट और एक्सपर्टीज़ वाली सर्जरी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो HOD हैं उनकी असिस्टेंस और उनकी गाइडेंस और ये हमारी सर्जिकल टीम के जो हमारे जनरल सर्जन्स हैं उनके सपोर्ट से जो है ना ये चीज़ मैं समझता हूँ कि लाहेअमल में आई। अब इस सर्जरी के बाद आज ही वो पेशेंट मेरे पास फॉल हुई थी, वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब आप ये चीज़, मतलब मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम के लिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए। वो कह रही थी कि डॉक्टर साहब आपने कैंसर तो निकाल दिया, इससे बेहतर नहीं था कि आप मेरा पूरा गुर्दा निकाल देते। तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भाई जो हेल्दी पार्ट है लोग वो भी कुर्बान करने को तैयार हैं कैंसर के नाम से डर के। ठीक। तो ट्यूमर पार्ट को निकाला, 10 साल तक इस जगह पे ट्यूमर बनने के चांसेस 2% हैं।
ओके, ओवरऑल सर्वाइवल जो है मोर देन 80% है। बहुत अच्छा। तो जब इस तरह की सर्जरी से पेशेंट का गुर्दा बच जाता है तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए और ये बड़ी डिसीजन बिल्कुल जो है ना डिसीजन लेना चाहिए और जो है इस सर्जरी को ऑप्ट करना चाहिए। इससे अपने आप को भी कॉन्फिडेंट रखना चाहिए और अपने डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं समझता हूँ कि लोग एटलीस्ट इस चीज़ को अवेयर कर लें, ये समझ लें कि भाई पहले होता था कि ट्यूमर हुआ तो गुर्दा पूरा निकाला जाता था, एक गुर्दे पे वो थ्रू आउट लाइफ रहता था। अब आपने स्पेयरिंग वाली सर्जरी की, तो ये ज़बरदस्त मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अच्छी अचीवमेंट है और एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक इनोवेटिव सर्जरी है हमारी जीबी की हिस्ट्री में। प्रोग्राम के आखिर से मैं आपको थोड़ा सा ये चाहूँगा कि कैंसर्स जो यूरिनरी ट्रैक्ट के, जो गुर्दे के मसाने के कैंसर्स हैं, उनके बारे में मुझे ब्रीफली बताया कि कौन सा कैंसर यहाँ कॉमन है और आया इन कैंसर्स की प्रोग्नोसिस वगैरह क्या है और इस कैंसर्स का इलाज क्या आज के दौर में हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में पॉसिबल है, क्या आप एडवाइस देंगे ब्रीफली? देखें सर, कैंसर लफ्ज़ जो है बुरा है। आजकल के दौर में अगर मैं अपनी डोमेन की बात कर लूँ तो मेरी डोमेन के जितने भी कैंसर्स हैं, किसी भी स्टेज पे वो फॉल करें, उनकी ट्रीटमेंट 100% मुमकिन आजकल गिलगित बल्तिस्तान में ही मौजूद है। ज़बरदस्त, ठीक। सर्जिकल हैंड्स, सर्जिकल स्किल्स यूरोलॉजी परफॉर्म करता है। उसके बाद जो अगर कीमोथेरेपी हुई या रेडियोथेरेपी, शुआएं जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी हमारा गिलगित में सेटअप मौजूद है। उसके ऑन्कोलॉजिस्ट मौजूद हैं। मोस्ट कॉमन कैंसर ये जो यूरोलॉजी में फॉल करता है वे प्रोस्टेट कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर की खूबसूरती ये है कि ये वन ऑफ द स्लोएस्ट कैंसर है हमारी डोमेन का। स्लो सेपरेट है, बिल्कुल, बड़ा स्लो ये सेपरेट करता है। इसकी भी ट्रीटमेंट मौजूद है। मतलब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा, ठीक। और ब्लैडर का ट्यूमर थोड़ा सा एग्रेसिव समझा जाता है, अगेन इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है। ब्लैडर के अंदर जो है ब्लेज़र लेके जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, मसाने में टीके लगाते हैं, बिल्कुल बंदा फिट अपनी नॉर्मल रूटीन में चलता है। किडनी के ट्यूमर्स को सबसे मैं अच्छा ट्यूमर समझता हूँ, क्योंकि गुर्दा निकाल दें उसके बाद किसी किस्म की कोई शुआएँ, कोई रेडियोथेरेपी, कोई कीमोथेरेपी की 90% के ट्यूमर्स किडनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर साहब, आपने कीमती वक्त में से और अच्छी इंफॉर्मेटिव बातें आज हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को बताई है। तो अभी बस ये था आज का हमारा हेल्थ अफेयर्स का पहला प्रोग्राम जो आप लोगों को इंशाल्लाह देखेंगे, जिसमें हमने कुछ अवेयरनेस के हवाले से डिस्कशंस की। हम आज के हमारे मेहमान थे डॉक्टर उमर फारूक, यूरोलॉजिस्ट हैं, और आइंदा भी हम जो मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ के एक्सपर्ट लोग थे उनको यहाँ पे बुलाएंगे और उनसे हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से या उनकी शोबे से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ है या जो मसाइल है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग अपना फ़ीडबैक इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर दीजिए कि हम इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव करें मज़ीद, और नए एक और मेहमान के साथ हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।